क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में तो इलेक्शन कैंपेन योगी आदित्यनाथ करके अब अपने घर लौट चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। उपचुनाव की 9 सीटों पर वोटिंग के लिए अब केवल 4 दिन का वक्त बाकी है और 2 दिन के बाद ये कैंपेन भी थम जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उनकी फूलपुर, सीसामऊ, खैर और गाजियाबाद में रैली है। फूलपुर में रैली हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले ही योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में फूलपुर की रैली में उमेश पाल की पत्नी जया पाल को भी मंच पर बुलाया। योगी ने पूछा कि जया पाल और पूजा पाल के साथ जो अत्याचार हुआ उसे पूछने वाला कोई था क्या? सवाल यही है, अतीक अहमद के गढ़ में हिंदू वोटर कितना बटेगा और कितना बीजेपी के साथ जुड़ेगा? जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा अब तक महाराष्ट्र में खूब जोर पकड़ रहा था या झारखंड में जिसकी बात हो रही थी, क्या वो फूलपुर में चलेगा? पहले आप सुने आज योगी आदित्यनाथ ने मंच से क्या कहा। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। विजय जी, जिन 4 सीटों पर ये प्रचार अब हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखेंगे, उसमें से गाजियाबाद तो एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज ये फूलपुर में जहां पर वो खड़े होकर ये बात कह रहे हैं, वहां तो लड़ाई बड़ी कांटे की है। बिल्कुल, बहुत कांटे की लड़ाई है। और वैसे आप देखें ना, जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 4 की बात नहीं, 9 सीटों का जो उपचुनाव हो रहा है वो योगी जी के लिए महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि उनकी सरकार है 7 साल से, और वहाँ जो लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा उससे बड़ा एक झटका लगा, तो उससे निकलने के लिए। यदि लेकिन विधानसभा चुनावों के हिसाब से देखें तो उनके पास ज़्यादा सीट थी, 3 सीटें हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास, जो पिछली बार जीती हैं उसमें से 3 ही सीटें हैं। तो यदि वो 3 सीटें जीतते हैं, 5 सीटें जीतते हैं तो भी उनके लिए वो हो सकता है। लेकिन जब सरकार में 7 साल से हैं और उत्तर प्रदेश के जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परफॉर्मेंस रही, उससे जो बड़ा झटका लगा, उससे निकलने के लिए आज उन्हें ज़रूरत है कि वो हर सीट पर, फूलपुर तो और महत्वपूर्ण है, वैसे केशव मौर्य जी की भी वहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो किस तरह से उसको देख रहे हैं। लेकिन योगी जी के लिए ये पूरा बाई इलेक्शन, शायद ही बाई इलेक्शन इस तरह से चीफ मिनिस्टर के लिए कहीं पर इतना अकाउंटेबल तरीके से लड़ा जा रहा हो। और खुद मुख्यमंत्री जो हैं पूरी सीटों पर, मिल्कीपुर जिस पर अभी चुनाव नहीं हो रहा उसकी जिम्मेदारी तो उन्होंने ली, लेकिन 9 सीटों पर भी वो खुद हर सीट पर जाकर उस चुनाव को लड़ रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं। और ये जो चुनाव है वो उनके उस नारे का, बटेंगे तो कटेंगे नारे का एक एक्चुअल टेस्ट भी है, ज़मीनी हकीकत पर कि ज़मीनी टेस्ट है। तो वो किस तरह से बढ़ेगा, किस तरह से करेगा, लगातार कोशिश हो रही है। अब सीसामऊ की सीट देवेंद्र, हम वहां पे ग्राफिक्स में दर्शकों को बता भी रहे थे कि मुस्लिम आबादी ही अपने आप में इतनी बड़ी डिसाइसिव फैक्टर में है। वहां पर अगर हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो बीजेपी चाहे जितने नारे दे दे, क्या काम के, महाराष्ट्र में चाहे ये काम कर जाए, यूपी में काम ना करे तो फिर किस काम का? बिल्कुल मीनाक्षी, जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 सीटों का चयन जो बीजेपी ने किया है उसमें बहुत चुनौतीपूर्ण और लगभग उसको ये मानना कि हाँ ये इसको जितना बहुत मुश्किल काम है। उन 3 में जो बेहतर थोड़ा हो सकता है वो सीसामऊ वाली सीट है, और यहाँ पर ज़रूर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कुछ ऐसा कर दिया जाए। बाकी 2 सीटों को लेकर तो वो मान के चल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे मुस्लिम वोट इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर उपचुनाव के बारे में इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद जो एक नैरेटिव बना, बीजेपी की सीटें यूपी में कम हुई तो उसको लेके उसको धोना चाहेंगे। और इस उपचुनाव के मार्फत बीजेपी ये कोशिश होगी कि अगर 6 सीटें जीते तो बहुत अच्छा, 6 ना जीते तो कम से कम 5 सीटें तो ज़रूर जीते। हालांकि कास्ट इक्वेशन के हिसाब से या माइनॉरिटी वोट के हिसाब से अगर आप देखें तो इनमें से ये सीटें वैसी नहीं है जो कि बीजेपी के लिहाज से सारी सीटें मुफीद हों, लेकिन ताकत पूरी लगाई जा रही है। और कटेंगे तो बटेंगे तो समझा जा सकता है कि उस नारे के बाद अगर ये उपचुनाव हो रहा है तो नैरेटिव में तो सीधे सीधे उसको जोड़ा जाएगा उसी तरीके से। लेकिन
इसमें एक लाइन जोड़ दूं कि जी, सीसा जी। मऊ में बीजेपी ने 95 बूथों पर बूथ जो होती है वोटिंग के लिए वहां पर मुस्लिम अध्यक्ष बनाए हैं। नारा भले ही बटेंगे तो कटेंगे हों, वहां पर सीसा मऊ में 95 बूथ पर अच्छा, मुस्लिम को बटेंगे तो जिम्मेदारी कटेंगे, दी एक गई। मासूम सा सवाल रख दूं, बटेंगे तो कटेंगे क्यों खाली मुस्लिम और हिंदू आइडेंटिटी पर जोड़ कर देखे? जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भी तो है, एक रहेंगे तो सेफ हाँ, रहेंगे। लेकिन हिंदुओं के बारे में बात है और हिंदू मुस्लिम में नहीं बढ़ना, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी तो हो वो सकता है। और वो जो एक और कैंडिडेट हैं वो तो जालीदार टोपी लगाकर घूम रहे हैं आजकल। प्रयागराज से बड़ा गहरा संबंध है हर्षवर्धन जी आपका, बताइए। अब फूलपुर की बात हो रही है, वहां पे योगी आदित्यनाथ, हर्षवर्धन जी तो असली राजा है प्रयागराज के। राजा समझ रही मैं, खैर लेकिन ये फूलपुर योगी जी फूलपुर हैं और आज उनके मंच पर उमेश पाल की पत्नी भी उनके साथ थी। लगातार वहाँ जो समीकरण के लिहाज से देखें तो पहले जो पूजा पाल विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, वो प्रचार करती नजर आई। अब उमेश पाल की पत्नी उनके मंच पर हैं और ये सीट इतनी आसान भी नहीं है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल जीते, अभी वो सांसद हो गए। हालांकि सांसद सिर्फ वो 5,000 मतों से जीते, विधानसभा भी 3-4 हजार मतों से ही जीते थे, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन मुश्किल ये हुई कि यहाँ विकल्प नहीं है लोगों के पास। अब जैसे अभी जो इंडिया टीवी पर ही इस वक्त चल रहा है, स्क्रीन पर आप देखिए तो दलित सबसे ज्यादा हैं, फिर पटेल हैं, लगभग उतने ही करीब मुस्लिम हैं, और ऐसे ही यादव उनसे ज्यादा है पटेलों से। 70,000। तो अगर मुस्लिम, दलित और यादव इसका कॉम्बो देखें तो वो सबसे स्ट्रांग दिखता है। ब्राह्मण उसके तुरंत बाद आते हैं। ये सीट एक तरह से कहें तो प्रतिष्ठा की सीट है केशव प्रसाद मौर्य और प्रवीण पटेल के लिए जो सांसद हो गए। अब यहां देखिए, यहां भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले की सांसद हैं केशरी देवी पटेल, उनके ही बेटे को टिकट दे दिया है। तो अब इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फूलपुर सीट का जो परिणाम होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। और अगर इस लिहाज से देखें तो ये बटेंगे तो कटेंगे का बड़ा परीक्षण भी है, क्योंकि जो मुस्तफा सिद्दीकी हैं, इन्होंने जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया और उसकी खूब मतलब जमकर आलोचना हुई फूलपुर विधानसभा में। दूसरी भी जो सीटें हैं उनमें भी ये स्थिति है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा कितना काम करेगा, और सचमुच एक होके सेफ कौन होने वाला है ये भी बड़ा एक तरह से सवाल। लेकिन एक चीज की बात जरूर करनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उपचुनाव पर इतना ज्यादा जोर दिया, कोई मुख्यमंत्री इस तरह से अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाता है। अगर वो जिता कर ले गए तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत पॉजिटिव, और जिसको कहते हैं ना कि उनके पक्ष का माहौल होगा। समीर जी, देखिए, अगर नौ जो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, अगर उनकी अगर बात करें तो 26 अगस्त को जब योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जो बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद 15 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की थी, उसके पहले योगी आदित्यनाथ इन सभी सीटों पर विजिट कर आए थे। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ तो खासतौर से झटका लगा था, भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गए। समाजवादी पार्टी, किसी को कल्पना नहीं थी खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चली जाएगी। जो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा था, पीडीए ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, अब योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत जरूरी है कि सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करें। और आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक भी अगड़े उम्मीदवार को सीट नहीं दिया। इन 9 सीटों पर आप देखोगे तो 3 पर उन्होंने ओबीसी को दिया है, 2 पर उन्होंने दलित को दिया है, तो 4 सीटों पर उन्होंने मुसलमान उम्मीदवार उतारे। तो अखिलेश तो सर यादव बोलते ही है ना, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसमें आप आदिवासी भी जोड़ दें, किस वो कहाँ नहीं, अगड़ों की लेकिन आप बात करते देखिए, हैं? जैसे अब अगर आप गाजियाबाद की सीट देखोगे तो ये कोई आरक्षित सीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य सांसद बनने के बाद एक ब्राह्मण को टिकट दिया उपचुनाव में, तो वहां पर एक जाटो को टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव पीडीए पे पूरा फोकस कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ये कोशिश की कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पीडीए उनके साथ जुड़ा रहा था, अब कांग्रेस चुनाव में नहीं है, तो उनके साथ पीडीए विधानसभा चुनाव के उप सीटों पर भी जुड़ा रहे। और ये योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। जीतेंगे तो क्रेडिट उनको मिलेगा और हारेंगे तो उसका ठिकरा भी योगी आदित्यनाथ पे ही फूटने वाला है, क्योंकि आप लोकसभा के चुनाव में आप 33 सीटों पर आकर आप टिक गए हो। अगर उपचुनाव में हारते हो तो ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर ही जाएगी इस हार की। और ये इसलिए इतनी ज्यादा योगी आदित्यनाथ मेहनत कर रहे हैं कि यह चुनाव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच का है, और 2027 के पहले ये बड़ा चुनाव है। यह चुनाव परिणाम तय करेगा कि 27 की लड़ाई किस दिशा में जा रही है। क्या पीडीए अखिलेश के साथ बना हुआ है कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद एक बड़ा वर्ग वापस भारतीय जनता पार्टी के पास लौट कर आ रहा है, यह देखना दिलचस्प होगा। नहीं, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए तो ब्रजेश पाठक भी लगे रहे। ब्रजेश जी तक जाइए, उसके पहले ये भी तो बात करिए ना कि अखिलेश जी ने कहाँ पीडीए को टिकट दिया है। उन्होंने तो ज्यादातर मुसलमानों को टिकट दिया है।
ज्यादातर जो उनके टिकट हैं चार वो तो पे मुस्लिमों को है, 4 पे मुसलमान है। वही मुसलमान जो पहले थे उन्हीं के परिवार के लोगों को दे दिया। तो पीडीए कहाँ है? ये बार बार हम लोग कहे भले रहे। 2 तो दलित सर, और 3 पी का ओबीसी मतलब है। परिवार भी तो हो सकता नहीं, है 2 ना। दलित और 3 हाँ, ये ओबीसी है ठीक ना। है, ये वाला विषय। और पी- फूलपुर की ही सीट पर, फूलपुर पे सबसे ज्यादा दलित हैं, फिर यादव हैं। चलिए मान लीजिए आपको ब्राह्मण को नहीं देना है, पटेल को नहीं देना है, तो भी आपके पास तो ब्राह्मण और दलित का 2 समीकरण था, नहीं दिया आपने। तो मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव ने उस समझदारी के साथ टिकट नहीं दिया। बाकी चूंकि इसमें 4 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, तो उनके पक्ष में समीकरण है। अगर वो भी हार गए तब तो अखिलेश जी के लिए बहुत बुरा है। मैं इसलिए ब्रिजेश पाठक की बात लेकर आ रही थी। अब वो जो भी कर रहे हैं, मैं झांसी को इसमें लाना चाह रही हूँ। देवेंद्र, आप देखिए ना कि इस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं किसी प्रदेश में हो जाती है, लेकिन चुनावी डिस्कोर्स में इनको क्यों नहीं शामिल किया जाता? निश्चित तौर या पर अगर शामिल किया भी जाता है तो वो तो केवल नफा और नुकसान की दृष्टि से ही तो देखेंगे। हाँ, आमतौर पर वही होता है, क्योंकि अगर चुनावी डिस्कोर्स में बहुत गंभीरता से तब शामिल होता और जनता के बीच उतरता है जब पहले के किसी एग्जाम्पल से तुलना की जाती है कि पहले बड़ा अच्छा था और अब बड़ा खराब है। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की ही बात कर लें, जी। उत्तर प्रदेश में क्या पहले की स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर थी कि अब खराब हो गई? अगर ऐसा होता तो डिस्कोर्स बनता। अगर जनता ने ये मान लिया है कि ये सारे सिस्टम आप ऐसे ही बना के रखते हो, इसी तरह से चीज़ें हैं। सरकारी अस्पताल का हाल, चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे झांसी के ऑडिट, फायर ऑडिट रिपोर्ट की, बाकी अस्पतालों की कर लीजिए, वही स्थिति होगी। और जितने लूफोल्स देखे जा सकते हैं, जो आप कल्पना कर सकती हैं, वो सारे लूफोल्स दिखेंगे। और यूपी ही क्यों, आप बिहार का उदाहरण उठा के देखें, राजस्थान देखें, मध्य प्रदेश देखें, हर जगह आपको यही नजर मैं आएगा। तो दिल्ली के भी अस्पताल याद करने की कोशिश दिल्ली में करी भी थी। चेक करवा बिल्कुल, लीजिए। हाँ। कहीं भी वो तो आप जब उठा के टेस्ट देखिए होता है, जब जरूरत पड़ती है, तब समझ में जी। आता है ना सारे सरकारी अस्पताल। मैं तो वो जो चिल्ड्रन वार्ड है, मैं तो चिल्ड्रन वार्ड का भी मैं याद करने की कोशिश करने लगी कि जितने अस्पतालों में मैं गई हूँ, वहां पे क्या एंट्री और एग्जिट अलग अलग होता है? और फायर ऑडिट पता नहीं आखिरी बार कब वार्ड होगा। भी नहीं है, ये नियोनेटल यूनिट है। Neonatal, हाँ, बिल्कुल, तो newborn neonatal babies unit का। जो है ना, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए ज्यादा मतलब उस तरह से नाजुक डिपार्टमेंट है, और वहां पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी सांसें ही गिनती होती रहती है। तो उस तरह का है जो बच्चे पैदा हुए हैं और उनको देखने का। इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जो घटना हो गई, जल गए बच्चे, मर गए, उन माओ ने, उन पेरेंट्स ने तो अपने बच्चों को देखा भी नहीं था। मतलब एक तरह से वो पहचान भी नहीं सकते, इतने न्यू बॉर्न बेबी इतना है। छोटे बच्चे को और उसमें पहचानना हुआ भी कि तो कुछ मुश्किल लोग है। ने ऐसा किया कि जिसका जो बच्चा मिला उसे उठा कर ले गए। वो तो बाद में ले जाकर उनको पता पड़ा कि यह बच्चा उनका नहीं है। ये भी हुआ। तो वो बच्चों की एक सेंसिटिविटी अलग तरीके से है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में केवल झांसी की बात नहीं, इस पे हम लोग, और ये जो आपने कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर की, आप ज्यादातर जगह जाके चले जाइए, ये कि यही हाल होगा, क्योंकि वो सरकारी खाते हो सकता है उसकी बिलिंग में हर साल का उसका नया बना हुआ हो। लिफ्ट की घटनाएं होती है, लिफ्ट जब गिर जाती है तो आप देखते हैं कि उसका सर्टिफिकेट फेल है, नहीं हुआ है, पास नहीं कराया गया है। तो ये हमारे सिस्टम ने, और हमने इस मऊ में जो बाइक पर दंगा वो हो गई दुर्घटना, उस पर तो दंगा कर लेते हैं, लेकिन झांसी में कोई दंगा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कोई सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है? माएँ रो रही हैं, वो कह रही है समझ ही में नहीं आ रहा तो कोई क्या सरकार करें, के किससे खिलाफ खड़ा पूछे, क्या? मेरा बच्चा कोई ऐसा तो नहीं कोई दूसरा वहाँ लेकर एक चला दूसरे गया, के क्या खिलाफ मऊ पता। में खड़े हैं एक एक्सीडेंट पर, और वो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, झांसी के लोग खड़े हैं क्या वहां पर? तो हमारी सोच समझ में ही एक बड़ा फर्क है कि उस पर, इसीलिए सरकारें भी चलती रहती है इसमें। ब्रजेश पाठक को कहें, योगी जी को कहें, किसी को कहने का कोई मायने नहीं, कहीं पर भी चले जाए। दिल्ली की घटना आप ध्यान कर लीजिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो पानी भर गया था जी एकेडमी में, यहाँ भी आग लग गई थी। मूल बात ये है ना कि सरकारों को तो हम कुछ भी कहें, कहना ही चाहिए। सरकार तो जवाबदेह है और पहली जवाबदेही सरकार की ही आएगी। लेकिन ये भी तो सोचने की बात है ना कि उन अस्पतालों में काम करने वाले, उन अस्पतालों के डॉक्टर, उन अस्पतालों में जो सुपरिटेंडेंट, डीन, हेड, वार्डन वो होंगे, वो भी तो हमारे आपके बीच के लोग हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग भी ऐसी घटनाओं पर कोई संवेदनशीलता नहीं होती है, और ऐसे कितने मामले आ जाते हैं। और हम अस्पतालों में जाते हैं तो कई बार ये देखते हुए लगता है, ये तो मान लीजिए झांसी का मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो संभव ही नहीं था दूसरा कोई रास्ता। आप जिधर से घुसते हैं वहीं भीड़ लगी हुई है, ऊपर चढ़ते चले जाइए, अलग अलग वार्ड बने हुए, और जब कोई दुर्घटना हो जाती है तब हम लोग टीवी की डिबेट कर लेंगे, थोड़ी 10-15 मिनट बाद। वो विशाल जो कह रहे थे, आपने सुना था ना अभी थोड़ी देर पहले, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़े थे, वो यही तो कह रहे थे कि जो 3 नर्सेस की जिम्मेदारी उस वक्त एक काम कर रही थी, वो लगातार कोशिश में लगी हुई थी बच्चों को बचाने की, और 2 जो भी कर रहे थे। अब हालांकि उन्होंने कैमरा तो बोल ही दिया कि ऑन कैमरा पे बताने लायक बातें भी नहीं है, हम नहीं बता सकते। अब सोच लीजिए क्या सरकारी अस्पतालों के हाल है। अगर अत्याचार के हिसाब से, एट्रोसिटीज के हिसाब से अगर बात करें ना किसी एक सेक्टर की, तो ऐसा लगेगा कि और मेडिकल में अगर आप देखें तो वो सबसे ज्यादा है। और किसी भी मेडिसिन के किसी भी सेक्टर में ऐसी खबर जिस पे रूह कांप उठ रही है, उस पर डिस्कशन करने, उस पर बातचीत करने में पॉलिटिक्स का सिस्टम को फर्क ही नहीं पड़ेगा। वेस्ट बंगाल को याद कर लीजिए कि रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या, बलात्कार उसके हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। तो कितनी सेंसिटिविटी हम लोग
जी रहे हैं उसको भी ध्यान रखने ऐसी की। घटना मध्य प्रदेश में घटी थी 8 साल पहले कि वहाँ कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मर गए, तो पता पड़ा कि ऑक्सीजन मशीन काम नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा जांच हुई क्यों नहीं काम कर रही, तो कि साहब उसकी वायर चूहे कुतर गए थे, तो वो चेंज करने के लिए सरकार को भेजा था, उसमें प्रस्ताव आया नहीं था, इसलिए वो ऑक्सीजन की मशीन काम नहीं कर रही थी। तो अगर इस तरह की हालत हो कि चूहा केबल कतर जाए और उसके लिए 15-20 दिन अगर सरकार का इंतजार व्यवस्था नहीं हो और इस तरीके से हो कि आप अग्निशमन यंत्र नहीं है, बच्चों को बचाने की व्यवस्था नहीं हो, यह हिंदुस्तान के सारे सरकारी अस्पतालों की स्थिति निकलेगी। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के झांसी की नहीं है, सभी जगह का हाल वही है। ग्रेटर नोएडा का कोई रिपोर्ट था मेडिकल कॉलेज के 1-2 दिन पहले कि दूसरे आंख में समस्या है, बच्चे के अलग आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। अब सोचिए छोटे बच्चे के साथ, और उसके लिए बिल बना रहा है 8 लाख का। तो ये तो हर तरफ ही दिख रहा है, और इसमें इतने छोटे छोटे बच्चों की इस तरह से दर्दनाक मौत हो, लेकिन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। अभी भी सब लगे होंगे अपनी बचाने में कि हाँ किसके ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाए। वो हेल्थ मिनिस्टर से कोशिश कर रहे होंगे कि भाई कैसे बचाएं, सिस्टम में होगा बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी है। और एक ब्लास्ट से हुआ, पहले तो शॉर्ट सर्किट होना ही खतरनाक है, फायर ऑडिट ना होना नई वो यूनिट उससे बनी बड़ा। हुई है, हॉस्पिटल की भी नई यूनिट है, कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या, और शॉर्ट सर्किट का भी अभी पता नहीं जांच हुई है, क्या हुआ है क्या वो नहीं तो है। पहली चीफ ही बोल देते हैं कि शॉर्ट सर्किट, हाँ, क्या पता शॉर्ट सर्किट नहीं कोई और बड़ी लापरवाही रही हो। 10 बच्चों की मौत हुई है, ये तो कहना होगा हर्षवर्धन जी कि ये लापरवाही भी नहीं है, ये तो हत्या है। आप सीधा ये हत्या है, नवजात। अरे अस्पताल जहां से एक नई जिंदगी को लेकर माँ बाप परिवार घर जाता है, वहां पर ये कर दिया, मौत लिख दी बच्चों के लिए। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन हत्या कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। किसी के भी घर का बच्चा चला जाए तो उसको तो दुनिया हत्यारी नजर आती है, लेकिन किसी को हत्या कह देना, मैं ये नहीं मानता हूं कि वहां अस्पताल में जितने लोग थे वो किसी बच्चे की हत्या कर देना चाहेंगे। लेकिन हाँ, ये जाने अनजाने हमारे तंत्र में इतनी संवेदनहीनता हो गई है कि हम लोगों को ऐसी जान जाने से फर्क नहीं पड़ता। सिस्टमैटिक किलिंग है ना सर, लापरवाही बरतते, आपको पता है कि आगे गहरा गड्ढा है, आपको उसे कवर करने की जरूरत है, और फिर आप कवर ना करें, उसके अंदर कोई गिर जाए, तो ये तो सिस्टमैटिक किलिंग है। नहीं, निश्चित तौर पर किलिंग है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, जैसे हम कहते हैं कि ये हत्या है, तो ये शब्द टीवी पर सुनने में अच्छा लगेगा, हो सकता है कुछ लोग इस वक्त ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि भाई देखो हमारी बात कोई इस तरह से रख रहा है, लेकिन हत्या नहीं कह सकते हैं ना हम। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारे अस्पताल में काम करने वाले लोग हमारे आपके जानने वाले ही होंगे, कोई न कोई। हमारे आपके जानने वालों के घर के बच्चे मरते हैं, हमारे आपके जानने वालों के घर के लोग डॉक्टर होते हैं, हमारे आपके जानने वाले लोगों के घर के लोग अस्पताल चला रहे होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमारे आपके जानने वाले चला रहे होते हैं। जब वो आपसे मिलते हैं, हम ही कर रहे होते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं तो आपको लगता है कि ये वाला पक्ष ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बेहद क्रूर, हृदय विदारक है, लेकिन इसको समझना होगा। तो इसको इससे समझ कर कि हत्या हो गई तो ठीक है भाई, कोई एक हत्यारा पकड़ लीजिए, उसको सूली पर चढ़ा दीजिए। समस्या कहां है? समस्या पूरे सिस्टम में है। समस्या इसमें है कि आपको बच्चों के अस्पताल में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसका इंतजाम लगता है कि ये एक प्रतीकात्मक व्यवस्था, एक बार को हो गई, कभी होगा तो होगा, फिर अगले 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद होगा, और उसके बाद अखबारों में या टीवी चैनलों पर छप जाएगा कि तब हुआ था, और हम फिर छोटी सी डिबेट कर लेंगे। तो मुझे लगता है मूल मुद्दे की तरफ हम बात कर पाएंगे क्या झांसी के वो लोग, झांसी के जिनके ये जो मेडिकल कॉलेज में जो लोग हैं, उनमें से किसी को समझ में आ रहा है क्या कि कोई गड़बड़ी हुई? क्या उस जिला प्रशासन को समझ में आ रहा है क्या हमारी सरकार को समझ में आ रहा है क्या? या सिर्फ इतना भर होगा कि अभी ब्रजेश पाठक जी पहुंच जाएंगे, वहां बातचीत कर लेंगे, कुछ वीडियो फोटो वगैरह आ जाएगा, बस काम हो जाएगा। तो ये फर्क थोड़ा सा, पाठक साहब को अभी जाना भी होगा, कैंपेन के लिए भी जाना है, आप इतना लंबा इस प्रोग्राम पे डिबेट कर रहे हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं? बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने कानपुर रोड शो भी किया है। और जिम्मेदारियां हैं, चुनाव के प्रचार के लिए भी जाना है। मुझे लगता है सरकार को तो एक देखिए तस्वीरें, अब आप देखिए चुनावी बात क्योंकि आप ले आए हैं, मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। वो कहते हैं ना कि सब कुछ हम ही हैं, सब कुछ एक साथ घटनाएं चल रही होती हैं, चुनाव प्रचार भी चल रहा होता है, हादसा भी होता है, जांच भी चल रही होती है। एक तस्वीर ये कानपुर से भी है जहां रोड शो चल रहा है, और यहाँ पर भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। और कानपुर अगेन एक ऐसी सीट, वही सीसामऊ सीट, जी सीसामऊ सीट,